ideal gas equation. This is a very important topic and it is useful both in physics and chemistry as well. आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, हमने अभी तक पढ़ा है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के बारे में. सो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं और जो डिवाइस है उसके बीच में हम लिक्विड डालते हैं और उसमें उस लिक्विड का चयन करते हैं जिसका जो वॉल्यूम है उसमें लीनियर एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर के साथ. पर उसके साथ कुछ समस्या होती है. समस्या ये होती है कि हम जानते हैं कि जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसमें एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है और एक अपर फिक्स पॉइंट होता है. अब लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर के साथ समस्या ये है कि लोअर फिक्स पॉइंट्स को छोड़कर बाकी जो पॉइंट्स हैं उसमें डिफरेंट रीडिंग देता है. इट शोज डिफरेंट रीडिंग्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड. सो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम एक और थर्मोमीटर की चर्चा करते हैं. एक ऐसा थर्मोमीटर जिसमें हम गैस का इस्तेमाल करते हैं और गैस की कंडीशन क्या रहेगी कि वो जो गैस है उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए. यदि हम किसी भी गैस का जिसकी डेंसिटी कम है उसको थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि सभी पॉइंट के ऊपर रीडिंग सेम आती है. राइट. सो वी मस्ट प्रेफर्स टू यूज़ द गैस इन इन थर्मोमीटर्स बिकॉज ये सभी गैसेस का जो बिहेवियर है यदि उनकी डेंसिटी कम होती है, जैसे कंडीशन ऑल गैसेस एट लो डेंसिटीज दे एग्जिबिट द सेम एक्सपेंशन बिहेवियर. उनका एक्सपेंशन बिहेवियर सेम होता है, मतलब जो गैसेस सभी गैसेस जो हैं वो एक ही फॉर्म में एक्सपैंड होती है, उसमें वेरिएशंस नहीं आती. अब आगे बात करें तो जो एक गैस होती है वो कैसे बर्ताव करेगी वो कुछ पैरामीटर पर डिपेंड करता है और ये जो पैरामीटर्स हैं वो है प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या है, वॉल्यूम कितना है और टेम्परेचर कितना है. जहाँ जो टेम्परेचर का वैल्यू की बात है तो टेम्परेचर हम यहाँ टी लिखें तो टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा वो टी प्लस 273.15 होगा और हियर दिस स्मॉल टी इज इन डिग्री सेल्सियस. ये हम सेल्सियस में इसको लेते हैं और हम इसके साथ कुछ एक रिलेशंस की बात करते हैं कि देखिए जब हमने पढ़ा कि हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जो गैस के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. द बिहेवियर ऑफ द गैस इज कंट्रोल्ड बाय प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. अब यदि हम टेम्परेचर को इसमें से एक पैरामीटर को फिक्स कर दें, यदि हम टेम्परेचर ऑफ द गैस, जिस कंटेनर में आपने गैस डाली है उसका टेम्परेचर यदि हम फिक्स कर दें तो ये ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है. ये हमेशा आंसर फिक्स आएगा. मतलब आप एक इनिशियल रीडिंग ले लीजिए कि प्रेशर की रीडिंग P1 है और वॉल्यूम की रीडिंग V1 है. आपने क्या किया कि प्रेशर की रीडिंग को यदि इंक्रीज कर दिया, ओके, P2 कर दिया तो वॉल्यूम की रीडिंग घट जाएगी, ये B2 हो जाएगा. ठीक है. और ये इसी तरीके से हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू P3B3. यदि आप प्रेशर को कम कर देते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम को कम कर देते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ. सो दिस रिलेशन इज नोन एज बॉयल्स लॉ. दिस रिलेशन इज नोन एज बॉयल्स लॉ. राइट. सो ये जो बॉयल्स लॉ है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट. यहाँ से आपको सवाल भी पूछा जा सकता है. दिस दिस इज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल्स, जिनका जो जीवन काल रहा 1627 ईस्वी से लेकर 1691 ईस्वी तक. ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि इस तरीके की वेरिएशंस होती हैं. आप इसकी इसको एक ग्राफिकली आप देख सकते हैं. जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है इसका, इसमें एक ग्राफ से आपको दिखाने की कोशिश की गई है. हम यहाँ लिखते हैं, ये रहा बॉयल्स लॉ और इसमें सबसे पहले गैस जिस कंटेनर में डाली उसमें टेम्परेचर जो है T1 जो है वो 200 केल्विन फिक्स कर दिया. राइट. और फिर देखा, इस लाइन को आप जरा गौर से देखिए. आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यू विल जस्ट सी वॉल्यूम जो है जिसके यूनिट जो डेसीमीटर क्यूब लिए हुए हैं, जिस तरीके से आप वॉल्यूम को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, आप एरो से देखिए प्रेशर लगातार घटता चला जा रहा है.
फिर आपने टेम्परेचर को T2 400 केल्विन के ऊपर उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया, पर 400 केल्विन के ऊपर फिक्स कर दिया। फिर भी आपने क्या देखा, दोबारा फिर से आपने देखा कि जैसे वॉल्यूम बढ़ता चला गया, उसी तरीके से प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता चला गया। और उसका जो ग्राफिकली ये देखिए, आप लाइन को देखिए, इसका सेम बिहेवियर वैसा ही है जो टेम्परेचर एट 200 केल्विन के ऊपर है। और थर्ड स्टेज पर आप देखें, फिर आपने उसी कंटेनर का जिसमें गैस है, उसका टेम्परेचर आप 600 केल्विन कर देते हैं। और आप फिर वही ऑब्जर्व करते हैं थर्ड टाइम भी कि ये देखिए, वॉल्यूम के इंक्रीज करने के साथ जो प्रेशर है वो लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है। सो यही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट कंडीशन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो तीन पैरामीटर्स हमने पढ़े जो गैस के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तीनों में से यदि एक टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणा है वो हमेशा फिक्स आता है। माने यदि हम ये कहें कि P1 B1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2 B2 एंड इट इज इक्वल टू P3 B3। अब इन तीनों पैरामीटर्स में यदि हम बात करें, हम किसी एक और पैरामीटर को फिक्स करके वेरिएशंस को चेक करने की कोशिश करते हैं। अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं। यदि फॉर एग्जांपल यदि प्रेशर को अब कांस्टेंट कर दिया जाए, इफ प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, हमने ये भी पढ़ा है कि जो गैस बिहेव कैसे करेगी वो तीन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो पहली स्टेज में हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। अब हम देखते हैं यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो कैसी वेरिएशंस आती हैं। तो ये लॉ कहता है, दिस लॉ इज नोन एज चार्ल्स लॉ। सो दिस लॉ सेज दैट when pressure is held constant, the volume of a quantity of the gas is related to the temperature by this relation V upon T is constant. ओके ये देखिए, हम ऐसा लिखते हैं इसे चार्ल्स लॉ। वही तीन पैरामीटर लिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इस स्टेज में हमने क्या किया, प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और हमने देखा V और T के बीच में क्या रिलेशन है कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की जो रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो सी हियर, आप इसको ग्राफिकली यहाँ देख सकते हैं। हमने सबसे पहले प्रेशर P1 फिक्स कर दिया और आपने देखा कि V अपॉन T की जो रेशियो है वो लगातार, देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड as the temperature is increasing, the volume is decreasing. And in the second case, you can see if you are increasing the pressure, but the behavior of the gas, this relation between B and T will remain the same. For P3, you are increasing the pressure once again, but still the behavior of the gas with increase in temperature will remain the same. And same is the case if you further increase the pressure from P3 to P4, you will find that the behavior will still remain the same. Okay, so this law is known as Charles law. So very important part is that कि यदि डेंसिटी गैस की लॉ रहती है, ये कंडीशन है कि गैस की डेंसिटी जो है वो लॉ रहे तो गैस इन लॉज को फॉलो करती है। यदि गैस की डेंसिटी को आप कम कर रखते हैं तो ऑल द गैसेस फॉलो दिस लॉज। एंड इफ वी हैव दिस टू लॉज, जैसे हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ में प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा V अपॉन T कांस्टेंट रहता है। और यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, यदि हम इन दोनों लॉज को हम कंबाइन कर दें तो हम लिख सकते हैं कि पी V अपॉन T जो है वो भी कांस्टेंट आएगा। दिस विल ऑल्सो स्टे कांस्टेंट, राइट। तो हम ऐसे लिख दें PB is equal to some constant time RT. This is some constant K time T. And for n number of moles, we can write this is PB is equal to mu time RT. So mu is the number of moles. Gas में कितने moles हैं? Number of moles. And R is a universal gas constant. कभी कभार आप नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाम में कौन सा अल्फ़ाबेट आप यूज़ करते हैं, इट नेवर मैटर, इट्स गैस कांस्टेंट।
Okay, and this gas constant has its value R is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin, right? So this is very important ideal gas equation, and you can solve the problems on the basis of these equation, and you can understand this ideal gas law in a more details, right? जो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें हमने पढ़ा कि जो पी बी है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने पढ़ा था कि जो पी बी है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, राइट? सो हियर म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज अ गैस कांस्टेंट। सो हम कह सकते हैं कि इसको पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये रिलेशन जैसे हमें मैथमेटिकली लगती है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस इस रिलेशनशिप इज ऑफ अ गैस allow us to measure the temperature in constant volume gas thermometer। अब यदि हम constant volume gas thermometer लेते हैं, माने गैस थर्मोमीटर है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और उसके बीच में यदि हम गैस इस्तेमाल करते हैं और उससे टेम्परेचर मापते हैं, तो उसके लिए ये रिलेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उदाहरण के लिए यदि हम ऐसा करें, जैसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की बात करते हैं, इसका मतलब हम वॉल्यूम को उसमें कांस्टेंट कर देंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो नेचुरली फिक्स होगा, उसके बीच में हम गैस डालेंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। तो यदि वॉल्यूम भी आप फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, यदि ये टर्म भी फिक्स हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यू विल लेफ्ट विद कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। इससे भी फिर फायदा होगा कि आप टेम्परेचर को प्रेशर के टर्म में मेजर कर सकते हैं। देखिए, जो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब होता है ना। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा प्रेशर घटेगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूजफुल रहेगा कि यदि हम जो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो हम टेम्परेचर को प्रेशर के टर्म में मेजर कर लेते हैं। सो विद कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर टेम्परेचर इज रीड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट का यदि हम ग्राफ बनाएं या हम ग्राफिकली इसको स्टडी करने की कोशिश करें, तो हम जो 11.2 फिगर है, यहाँ आप एनसीईआरटी की बुक में भी इसको आराम से देख सकते हैं कि हम देखें कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा। आप इस 11.2 डायग्राम तो ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर स्केल है और जो बाई एक्सिस जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर देखें तो यदि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस की ओर आप देखते हैं, आप ये देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर भी साथ साथ में बढ़ता चला जा रहा है। और यदि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर देखें, यदि 0 डिग्री सेल्सियस से आप पीछे की ओर टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, गैस को ठंडा करते हैं, तो आप ये देखेंगे टेम्परेचर घटने के साथ जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। अब हम टेम्परेचर को कुछ रेंज तक घटा सकते हैं, कुछ रेंज तक हम चीज़ को ठंडा कर कर सकते हैं। तो जिस टेम्परेचर रेंज तक हम जा सकते हैं तब तक हम देखते हैं कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे। एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब होता है हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसका बिहेवियर यदि इस लार्ज स्केल ऑफ टेम्परेचर तक गैस ने यदि ये बिहेवियर शो किया तो वो आगे भी इसी तरीके के साथ टेम्परेचर के साथ जो प्रेशर जो ऐसे ही वेरी करेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब टेम्परेचर जो है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, because at this temperature pressure will become equal to zero। pressure become equal to zero का मतलब क्या होगा, the molecule of the gas will become stationary। वो stationary हो जाएंगे, वो pressure नहीं put करेंगे from one molecule on another, only then the pressure will be equal to zero when the molecule of the gas will become stationary। तो हमने इम्पोर्टेंस इसकी ये पढ़ी थी कि जो लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर में हमने ये देखा था कि लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सेप्ट द आई मीन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर, वो जो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग रीडिंग बताता है। पर हम गैसेस में देखें कि हमें बट एवर हमने एक एक काइंड ऑफ गैस यूज़ की, जैसे गैस ए हमने यूज़ की, तो उसके हमने अलग अलग पॉइंट के ऊपर उसका बिहेवियर देखा। हमने देखा कि बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था
और घटते हुए टेम्परेचर के साथ जो है वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, और एक्स्ट्रापोलेट यदि हम उसको करते हैं तो देन द प्रेशर विल बिकम जीरो एट -273.15 डिग्री सेल्सियस फॉर गैस ए। और इफ वी विल चेंज द गैस, यदि हम गैस को बदल देते हैं, एक गैस की जगह दूसरी गैस इसको रिप्लेस करते हैं, तो भी हम यही देखते हैं कि ट्रेंड सेम रहेगा। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ेगा, और यदि नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर देखें, टेम्परेचर के घटने के साथ प्रेशर घटेगा। और यदि हम उसको फर्दर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यदि सेम बिहेवियर रहे तो प्रेशर कहाँ जीरो होता है, तो हम ये पाते हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पर वो जाकर प्रेशर जीरो हो जाता है। हम थर्ड गैस चूज करते हैं, कोई और गैस यदि हम चूज करते हैं, तो उसमें भी हम यही पाते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर टेम्परेचर घटने के साथ प्रेशर घटता है। और एक्स्ट्रापोलेट यदि हम इसको करें, तो ये जीरो केल्विन पर जाकर या -273.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर प्रेशर जो है वो जीरो हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस ग्राफ। इससे हम एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन कर पाते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस स्टेज के ऊपर जाकर प्रेशर ऑफ द गैस विल बिकम इक्वल टू जीरो, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द काइंड ऑफ गैस। आप कोई भी गैस इस्तेमाल करिए, तो एब्सोल्यूट बिहेवियर वो शो करता है कि प्रेशर जो है एट फिक्स टेम्परेचर, दैट इज जीरो केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ आकर हमेशा प्रेशर जीरो हो जाएगा। So this is very very important conclusion from this graph. So the absolute minimum temperature of an ideal gas therefore can be predicted, extrapolated by this straight line to the axis as shown in figure, as I have explained it to you, the figure 11.3 को जैसे हमने explain किया है. So this temperature is found to be -273.15 डिग्री सेल्सियस. ये वही टेम्परेचर है जिसमें हर बार प्रेशर जो है वो जीरो हो जाता है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट बोल देते हैं, because it will not change with the kind of gas. So this is called absolute zero. So absolute zero is the foundation of the Kelvin temperature scale. ये absolute zero जो है वो Kelvin scale जिसकी हम अभी बात करेंगे उसकी फाउंडेशन रखता है. So it defines zero Kelvin. So absolute scale of temperature named after the British scientist Lord Kelvin. And this scale -273.15 is taken as the zero point. इसको हम zero point कहते हैं. तो zero point कौन सा हुआ? The temperature at which the pressure will become equal to zero. And this is called zero Kelvin. Okay. और जो साइज ऑफ द यूनिट इन केल्विन, अब आप देखें कि टेम्परेचर को आप केल्विन में भी माप सकते हैं, आप इसको सेल्सियस में भी माप सकते हैं, आप इसको फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इसको हम र्यूमर में भी माप सकते हैं। तो स्केल्स हमारी बेशक डिफरेंट हो जाए पर सभी सेम टेम्परेचर को मापती है, और इसका हम अभी आपके साथ चर्चा करते हैं। आप देखें ज़रा गौर से कि हम एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट लेते हैं। तो लोअर फिक्स पॉइंट को हम आइस पॉइंट बोलते हैं, और अपर या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और अपर फिक्स पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो सेल्सियस स्केल की यदि हम बात करें तो उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि फ़ारेनहाइट स्केल जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, उसके लिए ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम इसको आइस पॉइंट बोलेंगे। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और इसके बीच में जो डिवीज़न होता है, ये इसमें 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं, और सेल्सियस स्केल में 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं। अब ज़रा देखिए कि जो सेल्सियस स्केल है और केल्विन स्केल में बहुत समानताएं हैं। इनका जो आइस पॉइंट है 273.15 केल्विन है, और जब आइस पॉइंट केल्विन स्केल में 273.15 है, तो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस है। और स्टीम पॉइंट यदि 373.15 है, तो सेल्सियस स्केल में वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देखो कि सेल्सियस स्केल में जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच का जो इक्वल डिवीजन है वो 100 इक्वल पार्ट में किया हुआ है, और केल्विन स्केल में भी इसको 100 बराबर भागों में बांटा है। तो आप एकदम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सेल्सियस जीरो, तो केल्विन जो है 273.15, और जब सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, तो केल्विन जो है वो जीरो केल्विन हो जाएगा। सो दिस इज ए क्रिस क्रॉस बिटवीन द टू। हम यदि रिलेशन डेवलप करना चाहें तो इसकी बात हम ऑलरेडी आपके साथ कर भी चुके हैं, हम दोबारा फिर से करने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
हमें करना क्या होता है, हम रेशो बनाते हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल केल्विन स्केल की चर्चा करते हैं, तो केल्विन स्केल में हमने कोई रीडिंग ले लेनी है केल्विन स्केल में। थ्री 373.15 टू 73.15 के बीच में कोई भी रीडिंग आप ले सकते हैं। तो ये कोई भी रीडिंग आ गई केल्विन स्केल के ऊपर, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज़ 273.15 डिवाइडेड बाय जितने आपने इसके इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट दिस इट इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। और ये जो रेशो रहेगी, क्योंकि ये सेम ही टेम्परेचर को मापते मापते हैं, स्केल बेशक डिफरेंट हो, तो हम सेल्सियस स्केल की बात करें, सेल्सियस स्केल की कोई रीडिंग और उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज़ 0 और 100 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। और थर्ड है फ़ारेनहाइट स्केल है, तो इसका जो फ़ारेनहाइट स्केल पर कोई रीडिंग और उसके बाद उसका लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज़ 32 और लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 है। अब यदि आप इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो आप पहली और दूसरी इक्वेशन का इस इक्वलिटी साइन को कंसिडर कर लीजिए। तो आप लिखेंगे कि जैसे k माइनस 273.15 एंड c माइनस 0.100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा k माइनस 273.15 इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल। तो आप सेल्सियस स्केल को निकालना चाहते हैं, यहाँ सेल्सियस स्केल केल्विन केल्विन में और सेल्सियस में आप रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं और सेल्सियस को केल्विन में यदि बदलना चाहते हैं, तो आप 273.15 को परे ले जाइए और यहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ आप जैसे सेल्सियस स्केल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यदि आप 27 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो एकदम से 300.15 आंसर आ जाएगा केल्विन में। दूसरा है कि यदि आप 2 और 3 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप देखिए इन दोनों को ले लीजिए। यहाँ से आएगा C/100 और यहाँ से आएगा F-32.180। सो 0 से 0 कैंसल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद F-32 इज़ इक्वल टू 18/10 इंटू सेल्सियस स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो यहाँ आप सेल्सियस की वैल्यू पुट करके फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये तरीका रहेगा हमारा एप्स इस कन्वर्जन का। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो अलग वीडियो इसके बाद में बनाए जाएंगे। तो इस तरीके के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। हमने पढ़ा इसमें कि आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा और कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उम्मीद के साथ इसको क्लोज़ कर रहा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है, आपने उसको तह से समझा है। और यदि आपको कोई इसमें क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते चले जाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।